नमस्कार साथियों, मैं सुखदेव आज पुनः आपका स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो लेक्चर में। आज हम मानव भूगोल कक्षा 12वीं के चैप्टर 7 तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलापों के बारे में पढ़ेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप परिचय तथा तृतीय क्रियाकलापों के प्रकार। प्यारे बच्चों, आपने इससे पहले प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाओं के बारे में पढ़ लिया होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको प्राथमिक और द्वितीय क्रियाओं के बारे में जानकारी होगी। आगे बढ़ने से पहले मैं पुनः एक बार आपका थोड़ा सा ध्यान आर्थिक क्रियाओं और आर्थिक क्रियाओं के प्रकारों की ओर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। तो आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं वे समस्त क्रियाएं हैं जिससे मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है या अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता है। तो वे सब क्रियाएं जिससे मनुष्य अपने स्वयं का या अपने परिवार का की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है उसे आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। और इन आर्थिक क्रियाओं को 5 वर्गों में बांटा गया है। मुख्यतः इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है, परंतु इन्हें 5 वर्गों में भी बांटा गया है। तो ये 5 वर्ग जो है प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय क्रियाएं, चतुर्थक क्रियाएं और पंचक क्रियाएं हैं। प्राथमिक क्रियाएं प्राथमिक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिनके द्वारा मानव प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जैसे अगर आप यहाँ एग्जांपल देखें तो जैसे फिशिंग का है, मछली पकड़ रहा है, इधर डेयरी फार्मिंग का है, एग्रीकल्चर हो गया, ये सारी जो है ये प्राथमिक क्रियाएं हैं और उनसे प्राकृतिक से जो संसाधन है उन संसाधनों का सीधा उपयोग करता है। द्वितीय क्रियाओं में मानव प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त उत्पादों को, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि डेयरी है, तो डेयरी से प्राथमिक उत्पाद है, यहाँ से दूध प्राप्त होता है। दूध निकालना एक प्राथमिक क्रिया है, परंतु इस दूध से अन्य उत्पाद बनाना द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत आता है। जैसे जब दूध डेयरी में जाता है तो वहां से इससे और बहुत सारे दूध से मिठाइयाँ, मक्खन और बहुत सारी इसके उत्पाद बनाए जाते हैं। तो ये द्वितीय क्रियाकलापों के अंतर्गत आता है। द्वितीय क्रियाकलापों से अभिप्राय है कि जब मानव प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त उत्पादों के रूप को बदलकर उन्हें अधिक उपयोगी और मूल्यवान बनाता है तो उसे द्वितीय क्रियाएं कहा जाता है। जैसे आप यहाँ पिक्चर में देखेंगे तो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कार बनाई जा रही है और खनन एक प्राथमिक क्रिया है। खनन से जो उत्पाद प्राप्त हुए उनसे आगे, जैसे लोहा खनन करके खनन से लोहा प्राप्त हुआ, लोहा प्राप्त हुआ, उसे शुद्ध करने के बाद फैक्ट्रियों में फिर यहाँ उससे कार बनाई जा रही है। तो ये निर्माण उद्योग के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय क्रियाओं के पश्चात आती हैं जो आज का हमारा टॉपिक है, तृतीय क्रियाएं या और चतुर्थक क्रियाएं। तो तृतीय क्रियाएं कौन सी क्रियाएं हैं ये आज हम पढ़ेंगे, और चतुर्थक क्रियाओं के बारे में और पंचक क्रियाओं के बारे में। यहाँ डायग्राम में आप देखेंगे जैसे टूरिज्म लिखा हुआ है, पर्यटन ये तृतीय क्रियाएं हैं, और रिसर्च ये पंचक और चतुर्थक क्रियाएं हैं। रिसर्च से ज्ञानोन्मुखी जितने भी सेवाएं हैं, ज्ञानोन्मुखी जितने भी कार्य हैं जिनसे नए ज्ञान का उत्पन्न हो रहा है, वो सब क्रियाएं जो है वो चतुर्थक और पंचक क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा एक रिकैप्चर है आपके लिए। जैसे प्राइमरी एक्टिविटीज कौन सी हैं, प्राथमिक क्रियाएं कौन सी हैं, द्वितीय क्रियाएं कौन सी हैं, तृतीय क्रियाएं कौन सी है। तो प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत जैसे मैंने कहा डेयरी फार्मिंग या कृषि, फिशिंग है मछली पकड़ना, खनन करना, कोयला निकालना, ऑयल तेल निकालना, पेट्रोलियम निकालना। उसके पश्चात सेकेंडरी में कार मैन्युफैक्चरिंग है, हाउस बिल्डिंग घर बनाना, ब्रेड बेकिंग है जो आपके आटे से या मैदे से जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, डेयरी ब्रेड बेकिंग,
उसके पश्चात फर्नीचर बनाना, लकड़ी से लकड़ी काटना प्राथमिक क्रिया है, और उसे जब हम उसके रूप को बदल कर कोई फर्नीचर बनाते हैं, कोई और चीज बनाते हैं, तो वो द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत आता है। तृतीय क्षेत्र के जो व्यवसाय है वो बैंकिंग है, जैसे बैंक। उसके बाद बस सर्विस तृतीय क्रियाकलापों के अंतर्गत आता है। हेयर कटिंग जो नाई का काम है, ये भी तृतीय क्रियाकलापों के अंतर्गत आता है। और टूरिज्म पर्यटन भी तृतीय क्रियाकलापों के अंतर्गत आता है। तो डायग्राम देखकर आपको पता चल गया होगा मोटे तौर पर कि कौन सी क्रिया किस व्यवसाय के अंतर्गत आती है। तो आगे देखते हैं सेवा सेक्टर की। सेवा सेक्टर जो है, जो टर्शरी सेक्टर है हमारा, वो कैसा है और उसे कितने भागों में बांटा गया है। तो इसमें पहला है तृतीय क्रियाकलाप। जो तृतीय क्रियाकलाप है, तृतीय क्रियाकलापों को 4 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें पहला है व्यापार एवं वाणिज्य, दूसरा है परिवहन, तीसरा है संचार और चौथा है सेवाएं। वाणिज्य एवं व्यापार एवं वाणिज्य के अंतर्गत थोक व्यापार, फुटकर व्यापार, थोक व्यापार के अंतर्गत नगरीय आपूर्ति घर और ग्रामीण मंडियां सम्मिलित हैं। फुटकर व्यापार के अंतर्गत नगरीय और ग्रामीण है। ग्रामीणों में आवधिक बाजार, भंडारा, फेरी, लोक वितरण स्कीम इत्यादि, और नगरीय में श्रृंखला भंडार, डाक ऑर्डर, सुलभ बाजार केंद्र, लोक वितरण योजना, दूरभाष और इंटरनेट इत्यादि सम्मिलित है। इसी के साथ परिवहन में रेल जाल तंत्र है, सड़क जाल तंत्र है, जल है और वायु है। ये भी सेवा क्षेत्र में सम्मिलित है, या तृतीय क्रियाकलापों में सम्मिलित है। आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जल परिवहन जो है वो किस व्यवसाय के अंतर्गत आता है, कौन सा होगा, तृतीय व्यवसाय। जैसे आंतरिक और महासागरीय जल, यात्री सेवा और माल सेवा, ये महासागरीय परिवहन के उदाहरण है। यात्री सेवा और माल सेवा। वायु सेवा में भी ये दोनों चीजें सम्मिलित हैं, यात्री सेवा और माल सेवा। महासागरीय जो जहाज होते हैं वो भी यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, और सामान को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। वैसे ही वायु जो यान है, जो जहाज हैं, वो भी यात्रियों को ले जाते हैं और माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। संचार के अंतर्गत परिवहन के साधन, क्योंकि परिवहन के साधन सीधे तौर पर संचार से जुड़े हुए हैं। जैसे डाक को या आजकल के तुम्हारे पार्सल आते हैं, वो सारे परिवहन के द्वारा ही आते हैं। उसके बाद है दूरसंचार, उसके बाद दृश्य और श्रव्य। दूरसंचार में दूरभाष, बोलने और मोबाइल इत्यादि सम्मिलित हैं। और द्रव्य में फिल्में, रेडियो, टीवी, मुद्रण मीडिया जैसे समाचार पत्र और पत्रिका। मुद्रण का मतलब है प्रिंटेड, जो छपा हुआ है। सेवाओं में मौद्रिक और बैंकिंग। बैंकिंग ये सेवाएं हैं। बीमा ये भी सेवाओं के अंतर्गत है, सर्विसेज है। अचल संपदा और व्यक्तिगत और व्यावसायिक। व्यक्तिगत सेवाएं हो सकती हैं, सरकारी सेवाएं हो सकती हैं, और गैर सरकारी संगठन एनजीओ जो आपके होते हैं, ये भी सेवाओं के अंतर्गत ही आते हैं। चतुर्थ क्रियाकलापों में सूचना आधारित, जहां नए ज्ञान को प्राथमिकता दी जाती है। अनुसंधान एवं विकास आधारित, जहां नई खोजों को और नए ज्ञान के विकास के ऊपर जोर दिया जाता है। उन्हें सब क्रियाओं को चतुर्थ क्रियाकलापों के अंतर्गत लिया जाता है। पंचम क्रियाकलापों के अंतर्गत ये विशेषज्ञ है, निर्णय करता है, परामर्शदाता है और नीति निर्धारक जो लोग हैं, उनको पंचम क्रियाओं के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो तृतीय और चतुर्थ क्रियाएं कहते किसे हैं? तो पहले पढ़ेंगे हम तृतीय क्रियाएं। ये आपकी बुक से ही है। जैसे जब आप बीमार पड़ते हैं तो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, या आपके पारिवारिक डॉक्टर हैं उसके पास जाते हैं। आपके माता पिता आपको या तो हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। पढ़ने के लिए आप लोग विद्यालय जाते हैं, जहां आपको अध्यापक पढ़ाते हैं। अगर कोई विवाद की स्थिति हो जाए, कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो आप वकील की सहायता लेते हैं या थाने जाते हैं। इसी प्रकार अनेक व्यवसायी होते हैं जो फीस का भुगतान होने पर अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पैसे के बदले में आपको अपनी सेवाएं देते हैं। जैसे डॉक्टर का एग्जांपल दिया, अध्यापक का एग्जांपल दिया, वकील का है। ये समस्त लोग जो हैं ये पैसे के बदले अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। अतः
सभी प्रकार की सेवाएं विशिष्ट कलाएं होती हैं। सभी प्रकार की जो सेवाएं हैं वो विशिष्ट कलाएं होती हैं, मतलब उनमें एक विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है जो भुगतान के बदले ही प्राप्त होती हैं। अगर हम पैसा देंगे तो ही वो हमें प्राप्त होगी। जैसे हम बीमार हो जाएं तो अगर हम हॉस्पिटल जाएंगे या कहीं बाहर दिखाएंगे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर, तो वो हमें पैसे के बदले ही डॉक्टर हमें देखेगा, हमें कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करेगा। तो जैसे उदाहरण के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, विधि, न्याय, प्रशासन और मनोरंजन इत्यादि को व्यावसायिक कुशलता की आवश्यकता होती है। इन सब सेवाओं के लिए व्यावसायिक कुशलता की आवश्यकता होती है, एक विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। इन सेवाओं को अन्य सैद्धांतिक ज्ञान और क्रियात्मक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और अभ्यास इन्हें पूर्ण व्यावसायिक बनाता है। देखो 3-4 चीजें यहाँ कही गई हैं, ये समझने वाली हैं कि इन सेवाओं को अन्य सैद्धांतिक ज्ञान, जैसे डॉक्टर है, अगर डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? सैद्धांतिक ज्ञान होना जरूरी है। अध्यापक बनने के लिए पहले क्या है? सैद्धांतिक ज्ञान होना जरूरी है, मतलब पढ़ाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद क्रियात्मक प्रशिक्षण होता है। हम उन कामों को, जैसे टीचर क्लास में जाता है, डॉक्टर मरीज को देखता है, तो वहां पर वो जाकर के उसको क्रियात्मक प्रशिक्षण मिलता है, चीजों को, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज होता है और बार बार अभ्यास करने से वो पूर्ण व्यावसायिक बन जाता है। जब बार बार कोई अभ्यास करता है तो वो पूर्ण व्यावसायिक बन जाता है। चाहे एक नाई की ही बात करें, उसे भी जब वो बार बार अभ्यास करता है तो वो एक पूर्ण व्यावसायिक बन जाता है, उसे पूर्ण ज्ञान हो जाता है उन चीजों का। चाहे एक टायर में हवा भरने वाला व्यक्ति है, उसे भी उस चीज का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। चाहे एक मिस्त्री ही क्यों नहीं है, उसे भी जब वो बार बार अभ्यास करता है तो उसे क्रियात्मक प्रशिक्षण और अभ्यास करता है तो उसे उस चीज का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। तो तृतीय क्रियाकलाप सेवा सेक्टर से संबंधित है। जो तृतीय क्रियाकलाप है सेवा सेक्टर से संबंधित है। सेवा सेक्टर का मतलब है लोगों को सेवाएं देना और लोग उन सेवाओं को लेने के बदले भुगतान करते हैं या पैसे देते हैं। जनशक्ति सेवा सेक्टर का एक महत्वपूर्ण कारक है। जनशक्ति का मतलब है लोग। जनशक्ति का मतलब है यहाँ पर कि लोग जो हैं वो सेवा सेक्टर का एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि अधिकांश तृतीय क्रियाकलापों का निष्पादन, जो निपटारा है, वो कुशल श्रमिक व्यावसायिक दृष्टि से प्रशिक्षित विशेषज्ञ और परामर्शदाताओं के द्वारा होता है। इसमें जो कुशल श्रमिक हैं वही करते हैं या विशेषज्ञ और परामर्शदाताओं द्वारा ही होता है। कुल मिलाकर जो तृतीय क्षेत्र है ये लोक सेवा सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें अधिकतर कार्य जो है वो लोगों के द्वारा किए जाते हैं। लोगों के द्वारा दूसरों को अपनी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। जैसे अगर आप पिक्चर में देखें तो डॉक्टर और टीचर और वकील और साथ में दुकानदार, ये समस्त सेवा क्षेत्र में आते हैं। अब तृतीय क्रियाकलापों में उत्पादन और विनिमय दोनों सम्मिलित हैं। अब यहाँ उत्पादन भी है और विनिमय। और उत्पादन जैसे द्वितीय क्रियाकलापों में आपने पढ़ा, ये उत्पादन ऐसा नहीं है। और विनिमय, विनिमय का मतलब होता है लेन देन, परंतु यहाँ लेन देन व्यवहार से है कि किस प्रकार की चीजों का लेन देन हो रहा है और लेन देन में कौन कौन से चीजें सम्मिलित हैं जो सेवाओं को आगे बढ़ा रही हैं। तो उत्पादन की अगर बात करें तो उत्पादन में परोक्ष रूप से पारिश्रमिक और वेतन के रूप में मापा जाता है। जो उत्पादन है उसको पारिश्रमिक और वेतन के रूप में यहाँ मापा जाता है। जैसे एक डॉक्टर है, अगर कोई अच्छा डॉक्टर है तो उसका मेहनताना उतना ही ज्यादा होगा, मतलब उसकी जो फीस है वो उतनी ज्यादा होगी, उत्पादन उतना ही ज्यादा होगा। अगर कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है तो उसकी फीस उतनी ही कम होगी। वैसे ही अगर कोई वकील बहुत सीनियर होगा, बहुत अच्छा होगा, तो उसकी फीस उतनी ही ज्यादा होगी, उत्पादन उतना ही ज्यादा अधिक होगा, उसके पास लोग उतने ज्यादा आएंगे। और विनिमय में के अंतर्गत व्यापार, परिवहन और संचार सुविधाएं सम्मिलित होती हैं। यहाँ विनिमय में पैसे का लेन देन नहीं है, यहाँ विनिमय के अंतर्गत व्यापार, परिवहन और संचार सुविधाएं सम्मिलित हैं जो व्यक्तियों को और सामान को या संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं, उनका एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेन देन
करते हैं। तो यहाँ विनिमय से अभिप्राय व्यापार, परिवहन और संचार से है, जिनका उपयोग दूरी को निष्प्रभाव करने के लिए किया जाता है। जो विनिमय है, विनिमय का मुख्य उपयोग है दूरी को, जो जितनी भी दूरी है उसको, उसके प्रभाव को कम करना। इसलिए तृतीय क्रियाकलापों में मूर्त वस्तुओं के उत्पादन के बजाय यहाँ कोई कार नहीं बनाई जाती, ठीक है, कोई चीनी नहीं बनाई जाती, यहाँ सेवाओं का व्यावसायिक उत्पादन सम्मिलित होता है। यहाँ जो सेवाएं हैं, जो लोग सेवाएं देते हैं, वो व्यावसायिक होती हैं और उनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। यहाँ कोई वस्तु नहीं बनाई जाती, परंतु अपने ज्ञान के आधार पर लोग सेवाओं को दूसरों को देते हैं। जैसे डॉक्टर, शिक्षक हो गए, ये अपने ज्ञान के आधार पर दूसरों को अपनी सेवाएं देते हैं और उसके बदले भुगतान लेते हैं या उसके बदले फीस लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक नलसाज, बिजली मिस्त्री, तकनीशियन, धोबी, नाई, दुकानदार, चालक, कोषपाल, अध्यापक, डॉक्टर, वकील और प्रकाशक इत्यादि का काम इसका सामान्य उदाहरण है। ये जो समस्त अभी हमने व्यक्ति देखे, जैसे नलसाज है, बिजली मिस्त्री, तकनीशियन, धोबी, नाई, दुकानदार, चालक, कोषपाल, अध्यापक, डॉक्टर, वकील और प्रकाशक इत्यादि, ये समस्त तृतीय क्रियाकलापों के अंतर्गत लगे हुए लोग हैं। द्वितीय और तृतीय क्रियाकलापों में मुख्य अंतर क्या है? अब एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि द्वितीय और तृतीय क्रियाकलापों में मुख्य अंतर क्या है। तो ये हमने पहले ही पढ़ा है कि द्वितीय क्रियाकलापों में वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, जबकि तृतीय क्रियाकलापों के अंतर्गत लोगों को सेवाएं प्रदान की जाती हैं और ये विशिष्टीकृत कुशलताओं के ऊपर आधारित होती हैं। विशिष्टीकृत या विशेषताओं और कुशलताओं, जो विशिष्टीकृत कुशलताएं हैं, उनके ऊपर ये निर्भर करती हैं और इसके साथ अनुभव और ज्ञान पर अत्यधिक निर्भर करती हैं। जैसे डॉक्टर जितना अनुभवी होगा उसकी फीस उतनी ही अधिक होगी और लोग उनकी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए लोग उनके पास उतने ही बड़े पैमाने पर जाएंगे। वैसे ही अपन आप आस-पास भी देखते होंगे, अगर कहीं कोई दुकान है, जिस दुकान में कोई मिस्त्री है जो टीवी बनाता है या कोई और फ्रिज का काम करता है, एसी का काम करता है, अगर वो अच्छा होगा, उसके पास अच्छा अनुभव होगा, अच्छा ज्ञान होगा, तो वहाँ अधिकतर लोग सामान ठीक करवाने के लिए जाते हैं, उसकी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए जाते हैं। तो अनुभव और विशिष्टीकृत कुशलताएं जो हैं तृतीय क्रियाकलापों की मुख्य पहचान है। नेक्स्ट है तृतीय क्रियाकलापों के प्रकार। जो तृतीय क्रियाकलाप है इनको 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है व्यापार, ट्रेड, दूसरा है परिवहन एवं संचार और तीसरा है सेवाएं। ये 3 वर्गों में तृतीय क्रियाकलापों को अंतर बांटा गया है। व्यापार जैसे आप ये देख रहे हैं, ये रिटेल शॉप है। परिवहन, ये परिवहन का एक एग्जाम्पल है, मेट्रो सेवा। और सेवाएं जैसे डॉक्टर, अध्यापक हुए। नेक्स्ट है व्यापार। अब व्यापार किसे कहेंगे? तो व्यापार का सीधा सा अर्थ है वस्तुओं के खरीदने या बेचने को व्यापार कहा जाता है। जब हम वस्तुओं को खरीदते हैं या बेचते हैं साधारण शब्दों में, तो उसको व्यापार कहा जाता है। व्यापार मुख्यतः अन्यत्र उत्पादित मदों का क्रय और विक्रय है, खरीदना और बेचना है। अब फुटकर और थोक व्यापार अथवा वाणिज्य को सभी सेवाओं का विशिष्ट उद्देश्य लाभ माना है। व्यापार का या वाणिज्य का मुख्य उद्देश्य लाभ माना है। व्यापार और वाणिज्य दोनों अलग अलग शब्द हैं। व्यापार में वस्तुएं खरीदी और बेची जाती हैं, परंतु वाणिज्य के अंतर्गत उनका प्रबंधन किस तरीके से करना है, ये चीजें सम्मिलित हैं। तो दोनों का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है। यह सारा काम कस्बों और नगरों में होता है। जो व्यापार का सारा काम ये कस्बों और नगरों में होता है, जिन्हें व्यापारिक केंद्र कहा जाता है। स्थानीय स्तर पर वस्तुओं विनिमय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सोपान तक, मुद्रा विनिमय तक व्यापार के उत्थान के अनेक केंद्रों और संस्थाओं को जन्म दिया है। स्थानीय लेवल से लेकर के, अगर हम एक गांव से बात करें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक बात करें, तो मुद्रा विनिमय या व्यापार ने अनेक केंद्रों और संस्थाओं को जन्म दिया है, जैसे कि व्यापारिक केंद्र अथवा संग्रहण और वितरण बिंदु। व्यापारिक केंद्र, संग्रहण जहाँ वस्तुएं एकत्रित की जाती हैं, और वितरण जहाँ से वस्तुओं को बांटा जाता है।
या दूसरे क्षेत्रों तक पहुंचाया जाता है। इन सब संस्थाओं का जन्म हुआ है व्यापार के कारण। व्यापारिक केंद्रों को ग्रामीण और नगरीय विपणन केंद्रों में विभक्त किया जा सकता है। अब ये जो व्यापारिक केंद्र हैं ये दो वर्गों में बांटा जा सकता है, ग्रामीण और नगरीय विपणन केंद्र। ये जो ग्रामीण विपणन केंद्र हैं ये निकटवर्ती बस्तियों का पोषण करते हैं और अधिकतर गांव में होते हैं। जैसे कि इनके नाम से क्लियर है, ग्रामीण विपणन केंद्र ये अधिकतर गांव के आसपास होते हैं। ये अर्धनगरीय केंद्र होते हैं। ये अत्यंत अल्प वर्धित प्रकार के व्यापारिक केंद्रों के रूप में सेवा करते हैं। यहाँ व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवाएं सुविकसित नहीं होती हैं। यहाँ व्यापार करने के लिए इतनी अधिक विकास नहीं होता कि वहाँ सारी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो। लोग जो भी सामान गांव में उत्पादित होता है उन सामानों को ग्रामीण जो विपणन केंद्र होते हैं वहां पर जाकर बेचते हैं। यहाँ पर ये जो मंडियां होती हैं, मंडियों में जाकर अपना सामान बेचते हैं। यहाँ थोक मंडियां भी होती हैं और यहाँ फुटकर व्यापार भी किया जाता है। मतलब बड़े पैमाने पर सामान किसी एक ही व्यापारी को बेचा जाता है और सामान थोड़ा थोड़ा करके भी स्थानीय लोगों को बेचा जाता है। ये स्वयं में नगरीय केंद्र नहीं है, किंतु ग्रामीण लोगों की अधिक मांग वाली वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराने वाले महत्वपूर्ण केंद्र है। जो ग्रामीण विपणन केंद्र हैं ये गांव के जो लोग हैं उनके जो मूलभूत आवश्यकताओं संबंधी सामान है वो सामान लोगों को आसानी से ग्रामीण विपणन केंद्रों में मिल जाते हैं। ग्रामीण दूसरा है इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में आवधिक बाजार। अब ये आवधिक बाजार भी लगते हैं। आवधिक बाजार का मतलब है एक निश्चित समय के ऊपर लगने वाले बाजार। ये साप्ताहिक बाजार भी हो सकते हैं, ये 15 दिन में लगने वाले बाजार भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा है पाक्षिक, या जहाँ परिग्रामीण क्षेत्रों से लोग आकर समय समय पर अपनी आवश्यक जरूरतों को पूरा करते हैं। आसपास के क्षेत्रों से लोग आकर जो है वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ये बाजार निश्चित तिथि और दिन पर लगते हैं, जैसे बिकली या पाक्षिक 15 दिन में एक बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगते रहते हैं। दुकानदार इस प्रकार सभी दिन व्यस्त रहते हैं और एक विस्तृत क्षेत्र को सेवा प्रदान करते हैं। ये जहाँ भी साप्ताहिक बाजार लगाते हैं वहाँ के जो लोग होते हैं ये उन लोगों को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। जैसे आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं स्थानीय मंडी का एक उदाहरण है, गाँव की मंडी का एक उदाहरण है। ये भी थोड़ा सा सुविकसित है मंडी, उसका एक उदाहरण है गांव की मंडी का ही, जहां लोग जो सामान है उसको बेच और खरीद रहे हैं। दूसरे हैं नगरीय बाजार केंद्र। ये जो नगरीय बाजार केंद्र हैं ये कुछ विशिष्टीकृत नगरीय सेवाएं प्रदान करते हैं, कुछ विशेष प्रकार की नगरीय सेवाएं प्रदान करते हैं। इनमें न केवल साधारण वस्तुएं और सेवाएं बल्कि लोगों द्वारा वांछित अनेक विशिष्ट वस्तुएं एवं सेवाएं भी उपलब्ध होती हैं। कुछ विशेष प्रकार की वस्तुएं और सेवाएं भी उपलब्ध होती हैं। अब कौन कौन सी सेवाएं हैं? नगरीय केंद्र इसलिए विनिर्मित पदार्थों के साथ साथ विशिष्टीकृत बाजार भी प्रस्तुत करते हैं। विशेष प्रकार के बाजार जहाँ कुछ स्पेशल चीजें मिलती हैं, जैसे श्रम बाजार, लेबर मार्केट, जहाँ पर मजदूर आसानी से मिल जाते हैं, आवासन जहाँ पर लोग रहते हैं, अर्धनिर्मित और निर्मित बाजारों के बाजार, अर्धनिर्मित और निर्मित उत्पाद जैसे संपूर्ण तैयार साड़ियों के बाजार, चूड़ियों के बाजार, तालों के बाजार। इसमें शैक्षणिक संस्थाओं और व्यावसायिकों की सेवाएं, जैसे इसके साथ ही शैक्षणिक संस्थाओं और व्यावसायिकों की सेवाएं जैसे अध्यापक हो गए, वकील हो गए, परामर्शदाता हो गए, चिकित्सक हो गए, दांतों के डॉक्टर और पशु चिकित्सक आदि भी उपलब्ध होते हैं। तो शहर में ये जो सेवाएं हैं नगरीय बाजार केंद्रों में ये सारी सेवाएं आसानी से उपलब्ध होती हैं। जैसे आप एग्जाम में देखें तो ये मार्केट का एक सुपरमार्केट है, उसका उदाहरण है जहाँ पर व्यावसायिक सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं। ये एक मॉल का है, ये भी शहर में अधिकतर आपको देखने को मिलते हैं कि मॉल में अधिकतर सारी चीजें एक ही जगह उपलब्ध होती हैं। अब व्यापार के ही व्यापार जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है फुटकर व्यापार जिसे रिटेल कहा जाता है, रिटेल मार्केटिंग, और दूसरा है थोक व्यापार, होलसेल, रिटेल और होलसेल।
अब जो फुटकर व्यापार सेवाएं हैं, आप अपने गांव में या अपने शहरों में जो दुकानें देखते हैं जहां लोग जाकर सीधा सामान खरीदकर उसका उपयोग करते हैं, उन सब सेवाओं को फुटकर व्यापार सेवाएं कहा जाता है। जैसे आपके आसपास कोई परचून की दुकान होगी, जहाँ राशन की दुकान, कोई राशन की दुकान है, कोई कपड़े की दुकान है, कोई डॉक्टर है। ये जो सेवाएं हैं ये फुटकर सेवाओं के अंतर्गत आती हैं। और अधिकांश फुटकर व्यापार जो है वो केवल विक्रय से नियत प्रतिष्ठानों और भंडारों से में ही संपन्न होता है। इसके लिए विशेष प्रकार के भवनों की आवश्यकता होती है जहां से ये सेवाएं लोगों को प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त फेरी वाले, रेहड़ी वाले, ट्रक, द्वार द्वार, डाक आदेश, दूरभाष, स्वचालित बिक्री मशीनें, इंटरनेट, फुटकर बिक्री के भंडार रहित उदाहरण हैं। फुटकर बिक्री के भंडार रहित उदाहरण हैं। ये जो फुटकर बिक्री के भंडार रहित उदाहरण हैं, मतलब ये जो लोग हैं, फेरी वाले, रेहड़ी वाले, ट्रक, द्वार से द्वार तक सामान पहुंचाने वाले, डाक सेवाओं को पहुंचाने वाले, दूरभाष और स्वचालित, इनके लिए किसी विशेष प्रकार के प्रतिष्ठानों और भंडारों की आवश्यकता नहीं होती है। ये लोग घर घर जाकर के अपना सामान बेचते हैं। जैसे आप एग्जाम में देख रहे हो, एक दुकान का एग्जाम्पल है जो राशन की दुकान है, जहाँ सब्जियां भी हैं। एक रिटेल मॉल है जहाँ पर सारी चीजें एक साथ उपलब्ध है और यहाँ से लोग सीधे इन वस्तुओं का उपभोग करते हैं। दूसरी है थोक और व्यापारिक सेवाएं। ये जो थोक और व्यापारिक सेवाएं हैं, थोक व्यापार का अधिकांश कार्य अनेक मध्यस्थ व्यापारियों और आपूर्ति दुकानों के माध्यम से किया जाता है। बिचौलिए, मध्यस्थ और आपूर्ति दुकानों, जो पूर्ति का मतलब है आपूर्ति दुकानों के द्वारा होता है, ना कि फुटकर भंडारों के द्वारा होता है। थोक व्यापार जो है वो फुटकर व्यवसाय को सामान उपलब्ध करवाता है। ये जो थोक सेवाएं हैं, जैसे अगर आप यहाँ पिक्चर में देखेंगे तो ये कोई आटे का मॉल है या आटे की शॉप है, थोक की दुकान है। यहाँ से अधिकतर जो परचून वाले दुकानदार हैं, जो रिटेल फुटकर वाले हैं, वो यहाँ से आटा खरीदते हैं और सीधे लोगों को बेचते हैं। यहाँ से लोग जो हैं वो सीधे तौर पर सामान नहीं ले सकते। जो थोक व्यापार की दुकानें होती हैं, वहां से आम जनता सीधे तौर पर सामान नहीं ले सकती। यहाँ से अधिकतर जो फुटकर व्यापारी हैं वो सामान लेते हैं और इन लोगों को सामान, जो फुटकर लोग हैं, ये बिचौलियों की सहायता से या सीधे निर्माताओं से संपर्क, जो थोक व्यापारी हैं ये बिचौलियों की सहायता से या सीधे जो निर्माण करने वाली कंपनियां हैं उनसे सीधे संपर्क करके सामान खरीदते हैं और आगे चलकर थोक जो फुटकर व्यापारी हैं उनको सामान बेचते हैं। जो थोक व्यापारी हैं ये बिचौलियों की सहायता से या सीधे जो निर्माण करता है उनसे सामान लेते हैं और उनसे सामान लेने के पश्चात सामान किसको बेचते हैं? फुटकर व्यापारियों को बेचते हैं। जो रिटेल वाले हैं उनको बेचते हैं। यहाँ ये सामान जो है सीधे तौर पर लोगों को नहीं बेचते। फिर भी बहुसंख्यक फुटकर भंडार बिचौलिए स्रोतों से ही पूर्ति देते हैं। थोक विक्रेता प्राय फुटकर भंडारों को उधार देते हैं। यहाँ तक कि फुटकर विक्रेता अधिकतर थोक विक्रेता की पूंजी पर ही अपने कार्य का संचालन करते हैं। जो फुटकर विक्रेता हैं ये अधिकतर थोक व्यापारियों के ऊपर निर्भर करते हैं। तो फुटकर और थोक व्यापार में आपको अंतर समझ आ गया होगा। फुटकर व्यापार में लोग दुकानदारों से वस्तुएं खरीदकर उनका सीधा उपयोग करते हैं। यहाँ जो उपभोक्ता है वो वस्तुओं का सीधा उपयोग करता है। और थोक व्यापार में जो थोक व्यापारी होता है वो बिचौलियों की सहायता से या सीधे दुकानदार से सामान जो है वो बड़ी मात्रा में लेता है और बड़ी मात्रा में लेने के पश्चात उसे फुटकर व्यापारियों को उपलब्ध करवाता है। नेक्स्ट है परिवहन एवं संचार। तो परिवहन एवं संचार किसे कहेंगे? परिवहन एवं संचार वस्तुओं को या जो परिवहन है उसके द्वारा वस्तुओं को या व्यक्तियों को
एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। जैसे अगर आप देखें मेट्रो है, बस है, तो इनकी सहायता से वस्तुओं को या ट्रकों की सहायता से, मालगाड़ियों की सहायता से सामान को जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर या यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है तो उसको परिवहन कहा जाता है। और परिवहन भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है या तृतीय क्रियाकलापों के अंतर्गत आता है, जिसमें यहाँ परिभाषा जैसे व्यक्तियों और विनिर्मित माल तथा संपत्ति को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। यह मनुष्य की गतिशीलता की मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने हेतु निर्मित एक संगठित उद्योग है। आधुनिक समाज वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग में सहायता देने के लिए तीव्र और सक्षम परिवहन व्यवस्था चाहते हैं। जो आधुनिक समाज में वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग में सहायता देने के लिए तीव्र और सक्षम परिवहन की व्यवस्था चाहते हैं। इस जटिल व्यवस्था की प्रत्येक अवस्था में परिवहन द्वारा पदार्थ का मूल्य अत्यधिक बढ़ जाता है। इस जटिल व्यवस्था की प्रत्येक अवस्था में परिवहन द्वारा पदार्थ का जो मूल्य है वो अत्यधिक बढ़ जाता है। तो परिवहन में हम वस्तुओं को या व्यक्तियों को, जो भी ऐसे माध्यम हैं जिनके द्वारा हम वस्तुओं को या व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा रहे हैं, वो समस्त सेवाएं जो हैं तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। अब परिवहन को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं, मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, क्योंकि अगले लेक्चर में आपको इसमें डिटेल से जानकारी मिलेगी। तो परिवहन को सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है मांग। परिवहन की मांग जनसंख्या के आकार से प्रभावित होती है। डिमांड कितनी है, तो डिमांड किससे के ऊपर निर्भर कर रही है, जनसंख्या के आकार के ऊपर। जहां जनसंख्या जितनी ज्यादा होगी वहां परिवहन की मांग भी उतनी ही अधिक होगी। तो मांग जो है वो जनसंख्या से जुड़ी हुई है, इसलिए जहां जनसंख्या का आकार जितना बड़ा होगा परिवहन की मांग भी उतनी अधिक होगी। इसके अतिरिक्त नगरों, कस्बों, गाँव, औद्योगिक केंद्रों, कच्चे माल की स्थिति, उनके मध्य व्यापार के प्रारूप, उनके मध्य भूदृश्य की प्रकृति, जलवायु के प्रकार और मार्ग की लंबाई पर आने वाले व्यवधानों को दूर करने के लिए उपलब्ध जो पूंजी है वो भी परिवहन को प्रभावित करती हैं। तो ये समस्त चीजें भी परिवहन को प्रभावित करती हैं। आपने देखा होगा नगरों में परिवहन की सुविधाएं अच्छी हैं, कस्बों में उससे थोड़ी कम है, गाँव में उससे थोड़ी और कम है, औद्योगिक केंद्रों में बहुत ज्यादा है। जहाँ कच्चा माल के संसाधन हैं वहाँ पर ये अधिक हैं। व्यापार के प्रारूप के ऊपर निर्भर करता है कि व्यापार कैसा है किसी क्षेत्र में, जो भी वो भी परिवहन की को प्रभावित करता है। भूदृश्य कैसा है, पहाड़ी है, पठारी है या मैदानी है, ये भी परिवहन को प्रभावित करता है, क्योंकि भूदृश्य जो है वो सीधा सड़कों के या परिवहन के निर्माण कार्य को प्रभावित करता है। जलवायु कैसी है वहाँ की, ये भी परिवहन को प्रभावित करती है। मार्ग की लंबाई और बनने पर लगने वाला खर्चा भी परिवहन को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है संचार सेवाएं। अब संचार सेवाओं के अंतर्गत जब हम शब्दों को, संदेशों को, तथ्यों को या विचारों को एक जगह से दूसरी जगह किसी माध्यम के द्वारा पहुंचाते हैं तो उसको संचार सेवाएं कहा जाता है। प्रेषण का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। लेखन के आविष्कार ने संदेशों को संरक्षित किया और संचार को परिवहन के साधनों पर निर्भर करने में सहायता की। लेखन के बाद लेखक के आविष्कार ने संदेशों को जो है वो सुरक्षा प्रदान की और इन संदेशों को परिवहन साधनों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। पहले वास्तव में हाथ से पशुओं और नाव, सड़क, रेल और वायु द्वारा परिवहन होता था। यही कारण है कि परिवहन के सभी रूपों को संचार पथ कहा जाता है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि परिवहन और संचार एक दूसरे के पूरक हैं, तो उसका आंसर यही है कि कारण है कि परिवहन के सभी रूपों को संचार पथ कहा जाता है। वर्तमान समय में दूरसंचार जो है वो संचार सेवाओं का एक महत्वपूर्ण अंग है। दूरसंचार वर्तमान विद्युत प्रौद्योगिकी के विकास का एक उदाहरण है। जो है दूरसंचार जो है, ये दूरसंचार का प्रयोग विद्युतीय प्रौद्योगिकी के विकास से जुड़ा है। संदेशों के भेजे जाने की गति के कारण इसने संचार में क्रांति ला दी है। संदेशों को भेजे जाने के कारण दूरसंचार के द्वारा हम कम समय में विद इन सेकंड जो है अपने शब्दों को, संदेशों को, तथ्यों को या विचारों को
एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंचा सकते हैं। और ये वर्तमान प्रौद्योगिकी के विकास का परिणाम है। पुराने समय में तार के द्वारा प्रेषण, मोर्स कोड, टेलीक्स इत्यादि के द्वारा संचार सेवाएं प्रदान की जाती थी, परंतु वर्तमान समय में रेडियो, दूरदर्शन और इंटरनेट के आ जाने से संचार सेवाओं में अत्यधिक परिवर्तन हुआ है। और वर्तमान समय में उपग्रह संचार प्रणाली के द्वारा या अंतरिक्ष से सूचनाओं के प्रसारण के द्वारा जो वैश्विक संचार तंत्र है उसमें क्रांति आ गई है और अब हम सूचनाओं को बहुत कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते हैं। तो जो भी व्यक्ति इन सब व्यवसायों से जुड़ा हुआ है वो तृतीयक सेवाओं के अंतर्गत आता है। यहाँ हम व्यवसायों की बात कर रहे हैं। यहाँ मकसद है समझाना कि संचार सेवाओं में जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो तृतीयक क्रियाकलापों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है सेवाएं, जो तीसरा है। सेवाएं विभिन्न स्तरों पर पाई जाती हैं। कुछ सेवाएं उद्योगों को चलाती हैं, कुछ लोगों को चलाती हैं और कुछ लोगों और उद्योगों दोनों को ही चलाती हैं। जैसे परिवहन तंत्र, परिवहन तंत्र उद्योगों को भी चलाता है और लोगों को भी अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है। उद्योगों में तैयार माल को भी और कच्चे माल को उद्योगों तक और तैयार माल तक को बाजार तक पहुंचाता है। तो परिवहन तंत्र सेवा क्षेत्र का एक उदाहरण है। निम्न स्तरीय सेवाएं जैसे पंसारी की दुकानें, ये भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। धोबी घाट जहाँ कपड़े धोते हैं। उच्च स्तरीय सेवाओं अथवा लेखाकार, जो उच्च स्तरीय सेवाएं जैसे परामर्शदाता, चिकित्सक अधिक विशिष्टीकृत सेवाओं की अपेक्षा अधिक सामान्य और विस्तृत हैं। ये कुछ विस्तृत सेवाएं हैं। कुछ निम्न स्तरीय सेवाएं हैं, ये भी सेवाओं क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। और उच्च स्तरीय सेवाओं में जैसे लेखाकार, परामर्शदाता और चिकित्सक इत्यादि, इनको उच्च स्तरीय सेवाओं में सम्मिलित किया जाता है। सेवाएं भुगतान कर सकने वाले व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को उपलब्ध होती हैं। सेवाएं भुगतान कर सकने वाले व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को उपलब्ध होती हैं। मतलब जो व्यक्ति सेवाओं का भुगतान करने में समर्थ है, सेवाएं केवल उन्हीं लोगों को उपलब्ध होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए आजकल बड़े हॉस्पिटलों की बात करें तो बड़े हॉस्पिटलों में केवल, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनमें केवल वही लोग जा सकते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, जो उन सेवाओं का भुगतान कर सकें। गरीब व्यक्ति या मध्यम वर्ग के लोग जो हैं ऐसी जगहों पर नहीं जा सकते। इसके अतिरिक्त माली, धोबी, नाई मुख्य रूप से शारीरिक जो श्रम करते हैं ये भी सेवाओं के अंतर्गत आते हैं। अध्यापक, वकील, चिकित्सक, संगीतकार और अन्य मानसिक श्रम करते हैं, ये भी सेवाओं के अंतर्गत आते हैं। तृतीय क्रियाकलापों में संलग्न कौन कौन से लोग हैं तृतीय क्रियाकलापों में लगे हुए हैं? आज अधिकांश लोग सेवा कर्मी हैं। सेवाएं सभी समाजों में उपलब्ध होती हैं। अधिक विकसित देशों में कर्मियों का अधिकतर प्रतिशत इन सेवाओं में लगा। जो विकसित देश हैं उनमें अधिकतर लोग कौन से क्षेत्र में है? तृतीय क्षेत्र में है। वहाँ प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में बहुत कम लोग लगे हुए हैं। जबकि अल्प विकसित देशों में 10% से भी कम लोग इस सेवा क्षेत्र में लगे हुए हैं। जो अल्प विकासशील देश हैं या अल्प विकसित देश हैं उनमें बहुत कम संख्या में लोग जो हैं अभी तृतीय क्षेत्र में लगे हुए हैं। अगर बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका की, संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 75% से अधिक कर्मी जो है वो सेवाओं में संलग्न है। इस सेक्टर में रोजगार की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जबकि प्राथमिक और द्वितीय क्रियाकलापों में यह अपरिवर्तित अथवा घट रही है। चतुर्थ क्रियाकलाप जो है ये ज्ञानोन्मुखी है, जहां नित्य नए ज्ञान की खोज हो रही है। इस सेक्टर को चतुर्थ और पंचम क्रियाकलापों के में विभक्त किया जा सकता है। चतुर्थ क्रियाकलापों में से निम्नलिखित है, जैसे सूचना का संग्रहण, उत्पादन, प्रकीर्णन अथवा सूचना का उत्पादन। चतुर्थ क्रियाकलाप अनुसंधान और विकास पर केंद्रित होते हैं। ये मुख्य बात है। अनुसंधान, नई खोजें होती हैं और विकास पर केंद्रित होते हैं। और विशिष्टीकृत ज्ञान, प्रौद्योगिकी, कुशलता और प्रशासकीय सामर्थ्य में संबद्ध सेवाओं से उन्नत नमूने के रूप में देखे जाते हैं। यहाँ नित्य नए ज्ञान की खोज होती रहती है। चतुर्थक शब्द से तात्पर्य उन उच्च बौद्धिक व्यवसायों से है जिनका दायित्व चिंतन अथवा शोध और विकास के लिए नए विचार देना है।
नई खोजें करना और शोध और विकास के लिए नए विचार देना है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल है, कार्यालय, भवनों, प्रशासनिक विद्यालय, प्रारंभिक विद्यालयों, विश्वविद्यालय कक्षाओं, अस्पतालों, डॉक्टरों के कार्यालयों, रंगमंचों, लेखाकारों, दलाली के फर्मों में काम करने वाले कर्मचारी इस वर्ग की सेवाओं से संबंध रखते हैं। इसके साथ कुछ टाइम है, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। तो पहला प्रश्न है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है? खेती, बुनाई, व्यापार, आर्किड। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है, जो द्वितीयक क्रियाओं से संबंधित नहीं है? इस्पात प्रगलन, वस्त्र निर्माण, मछली पकड़ना, टोकरी बुनना। निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? प्राथमिक, द्वितीयक, पर्यटन और चौथा सेवा। वे काम जिनसे उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं कहलाते हैं द्वितीय क्रियाकलाप, पंचम क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप, प्रारंभिक क्रियाकलाप। और पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थक सेक्टर से संबंधित है? संगणक विनिर्माण, विश्वविद्यालय अध्यापन, कागज और कच्ची लुगदी निर्माण, पुस्तकों का मुद्रण। आइए आंसर देखते हैं। पहले का आंसर है व्यापार तृतीय क्रियाकलापों के अंतर्गत आता है। द्वितीय क्रियाकलापों में मछली पकड़ना नहीं आता है। इस्पात बनाना, वस्त्र निर्माण और टोकरी बुनना द्वितीय क्रियाकलाप है, मछली पकड़ना प्राथमिक क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा सेक्टर दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता में है? तो सेवा क्षेत्र है। वे काम जिनसे उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं पंचम क्रियाकलाप कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है? तो विश्वविद्यालय अध्यापन। संगणक निर्माण जो विनिर्माण है ये द्वितीयक है, कागज और कच्ची लुगदी निर्माण ये भी द्वितीयक है, पुस्तकों का मुद्रण ये भी द्वितीय क्रियाकलापों के अंतर्गत आता है। इसी के साथ आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आप सब बच्चों को ये समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।